कि सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा है? मैंने ये बोला सिलेबस खत्म हो गया सिलॉक्स के बाद? नहीं ना। अरे जो भी टॉपिक बचा होगा सब कराने वाले हैं भैया। मैंने ये नहीं कहा कि सिलॉक्स। आप चक्कर क्या है, आप लोग सुनते थोड़ा कम है, या फिर आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, ये है दिक्कत। ठीक है, तो इस दिक्कत से उभरो। पहले सामने वाले को सुनो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से कंक्लूजन बनाओ, है ना। अपने मन से मत बनाओ, अपने मन से जो मन में आया वो बना लिया। ठीक है, पहले समझो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो डेटा सफिशिएंसी है, बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं है। जो भी कुछ हम रीजनिंग में पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन हम डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछ सकते हैं, है ना। हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन है कैलेंडर टॉपिक का, इन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज आप एक बार बता आकर दें, एक बार आकर दें, बता दें। तो पूछो भैया क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, जलवा है सर आपका सच में। ईस्ट और वेस्ट, पीयूष सर इज ऑलवेज बेस्ट। रीजनिंग के जादूगर हैं आप, जादूगर। सर रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें जिसमें रीजनिंग के लगभग सभी क्वेश्चंस आते हो? इस बच्चे को कौन मारेगा जाके? आप मारोगे या मैं मारूं? हैं? क्यों भाई, तुम अपने घर का एड्रेस दो, तुम्हारे घर के जो भी नजदीक बच्चा है जो अभी हमसे पढ़ रहा है, ठीक है, देखते हैं कौन तुम्हारे रडार में है। तो जो आपके रडार में है वो आपको आके हमारे, ठीक है, हम हमारे बिहाफ में आपकी पिटाई लगाएगा। मतलब दुनिया में एक ही बुक का चर्चा है, एक ही बुक में पहल का मचाया हुआ, तुम कह रहे हो कि रीजनिंग की कौन सी बुक लें? है तुम्हें बताना चाहिए दूसरों को रीजनिंग की ये बुक लो, तुम मुझे से पूछ रहे हो। बिल्कुल यार, तुम तो उमदा किस्म के इंसान हो। मैं मार देता हूं सर, आई एम एक्सपर्ट। अच्छा तुम एक्सपर्ट हो मारने में। हाँ जी, सर आप वहीं से चप्पल फेंक के मारो उस बच्चे को। हाँ जी, यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे और कैमरे से बाहर निकलेगी। सर आपकी टीम कल जीत गई, बड़ी मुश्किल से जीती है, जीता जीता मैच भी हारने लगे, फिर हारा हुआ जीत गए। मतलब आईपीएल तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है, जानबूझ के इतना मतलब थ्रिल है, जानबूझ के लास्ट में इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आखिरी आखिरी बॉल तक है। अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन परचेस कर लो ना, अमेजन फ्लिपकार्ट पे एनी टाइम अवेलेबल है बुक। जी चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो डेटा सफिशिएंसी में देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनेगा और हमें आंसर कैसे देना है, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, डेटा सफिशिएंसी। और मैंने आपको बताया था ना, मैं सैटरडे या संडे में अपने यूट्यूब चैनल पे वो एनालॉजी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लगभग 250 क्वेश्चन। मजा आएगा उन क्वेश्चंस को करके जो इस साल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गई क्वेश्चंस हमारे? देखते हैं, इसमें कुछ है डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, इसमें मिलेगा डेटा स्टेट आर्गुमेंट एजम्पशन कॉज एंड क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं, इसमें नहीं है। डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, स्पेशल क्वेश्चंस, सिलेबस, सीपीसी नहीं। चलो देखो, इसमें से देख लेते हैं। हालांकि इस साल जो मेंस में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए ना बाबू, इस बार जो मेंस में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए, पता कौन से क्वेश्चन आए? इस बार मेंस में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए हैं आपके सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डेटा सफिशिएंसी के वो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप जरा देखो, ये 2 क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, हिंदी में क्वेश्चन अलग है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डेटा सफिशिएंसी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न है, टी, बी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है? और हमारे पास 2 कथन है, पहला कथन दूसरा कथन। अब आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो जो ऑप्शंस है वो कुछ इस प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए होता है व्हेन ओनली फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, व्हेन व्हाइल सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर, है ना। व्हेन अलोन, है ना, फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, व्हाइल सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन। ऑप्शन बी व्हेन अलोन सेकंड सफिशिएंट, व्हाइल अलोन फर्स्ट नॉट सफिशिएंट, है ना। जब अकेला पहला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि अकेला दूसरा कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जब अकेला दूसरा कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि अकेला पहला कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आइदर और, जब अकेला पहला या अकेला दूसरा कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बोथ टुगेदर, जब दोनों कथन की हमें एक साथ जरूरत है। तो कुछ इस प्रकार हमें ऑप्शंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। अप्रैल 2018 में कितने कितने डेट को वेंसडे आएगा? अरे भाई साहब, तो 1 अप्रैल 2018 का दिन पता कर लो। इसके लिए 1 अप्रैल 2018 का दिन पता कर लो कि 1 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था, है ना। मान लो 1 अप्रैल 2018 को मान लो ट्यूसडे था, मान लो कि ट्यूसडे था, गलती से अगर ट्यूसडे है तो बेटा पहला वेंसडे 2 तारीख को आया भैया। अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है तो 2 तारीख को पहला वेंसडे आया। अगर 2 तारीख को पहला वेंसडे आया तो अब हर 7 दिन बाद वेंसडे आएगा। 2 को भी वेंसडे है, 9 को भी, 16 को भी और 23 को भी, है ना। तो 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23, इस तरीके से हर 7 दिन बाद वेंसडे आएगा। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे जो कैलेंडर की एक्स्ट्रा क्लास है वो आप लोगों ने की कि नहीं की? उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा जो आपको प्रैक्टिस करने थे। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि टी, बी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, कैसे पता चलेगा। 1996 को रिपब्लिक डे फ्राइडे में था, तो 2000 में रिपब्लिक डे कब मनाया जाएगा? अबे यार 26 जनवरी 1996 को फ्राइडे है, तो 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये कैलकुलेट कर लो। इसमें दिक्कत क्या आ रही है तुम्हें? तुम ये कैलेंडर के क्वेश्चंस कहां से पूछने लग गए आज? तुम्हारा तो नॉन वर्बल रीजनिंग हो रहा था टॉपिक।
अब तुम ये बताओ कि टीवी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है? पहले कथन की जरूरत है, दूसरे की जरूरत है, या दोनों की जरूरत है, या दोनों में किसी एक की जरूरत है? कैसे पता चलेगा हमें? सर टी डब्ल्यू से बड़ा है। अगर मैं पहले कथन को देखता हूं कि टी डब्ल्यू से बड़ा है, तो इस अकेले कथन से क्या मैं बता सकता हूं टीवी डब्ल्यू में से कौन सबसे बड़ा है? नहीं बता सकता। तो पहला अकेला कथन पर्याप्त नहीं है। अगर मैं बताऊं डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, डब्ल्यू वी से बड़ी है, तो मैं बता सकता हूं टीवी डब्ल्यू में कौन सबसे बड़ा है? नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं, तो मैं बता सकता हूं कि टीवी डब्ल्यू में टी सबसे बड़ी है। कब? जब दोनों कथनों को मैं जोड़ दूंगा। तो कथन एक और दो दोनों पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जब मैं दोनों कथनों को आपस में ऐड कर दूंगा तो टी डब्ल्यू से बड़ा है और डब्ल्यू वी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा टी। तो ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें पता चली जब हमने दोनों कथनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, जब हमने दोनों कथनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ, है ना? आप हिंदी का क्वेश्चन देख लो। अभी मैं आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी करा दूंगा। फिलहाल हिंदी का देख लो। अंग्रेजी में करने का शौक है तो आप अंग्रेजी वाला भी क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन इसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आप खुद ही ऑप्शन बना लो फिर। ठीक है, चलिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। प्राप्त हुआ। ये बताओ सबसे हाई सैलरी किसकी है? पी एन के और जे की। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं, कुछ बताओ आप भी, क्या बताएं हम भी, क्या सुनना चाहते हो? है? अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं, पी के और जे से अधिक कमाता है। पी जो है वो के और जे से अधिक कमाता है, के और जे से अधिक, पी के और जे से अधिक कमाता है, लेकिन यहां पे एन का जिक्र कहीं नहीं है, यानी कि अकेला पहला कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर मैं इस पे ध्यान दूं, एन के से ज्यादा कमाता है, जो एन की सैलरी है वो के से ज्यादा है, एन की सैलरी के से ज्यादा है, तो दूसरा अकेला कथन भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, तो बेटा पी के और जे से ज्यादा है, जो एन है वो के से ज्यादा है, तो भी हम पी और एन को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हाई सैलरी पी की है या एन की, क्योंकि इन दोनों की सैलरी के से ज्यादा है, लेकिन इनमें आपस में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। तो दोनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, दोनों को मिलाकर भी। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जो टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, है ना? रीजनिंग प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, सीजीएल सेट वाइज, डेली 25 क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। क्या रिप्लाई? चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओल्डेस्ट? इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है? ए इज ओल्डर देन सी। ए जो है वो सी से बड़ा है बट नॉट ओल्डर देन बी, लेकिन बी से बड़ा नहीं है, यानी कि बी ए से भी बड़ा है। डी इज नॉट ओल्डर देन सी। डी सी से बड़ा नहीं है, डी सी से छोटा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एबीसीडी ई एफ में कौन सबसे बड़ा है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई और एफ का जिक्र नहीं हो रहा। डी वाज ओल्डर देन बोथ ई एंड एफ। डी दोनों से बड़ा है ई और एफ से। सर इससे भी नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे एबीसी का यूज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं दोनों सेंटेंस को जोड़ दूं, तो मुझे पता चल जाएगा डी ई और एफ से बड़ा है। तो दोनों कथनों को जोड़कर हम आंसर दे सकते हैं, यानी कि बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमें दोनों कथनों की एक साथ जरूरत है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इसका आंसर है बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जबकि इसका आंसर है ओनली नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दोनों को मिलाकर भी हम आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ जी। चलिए देखो, स्टार्टिंग में जब हम चीजों को सीख रहे होते हैं तो हमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होती है। जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी होती है, सेट वाइज। समझ लो, पहले हम टॉपिक वाइज चलते हैं, बाद में हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारे प्रैक्टिस का तरीका होता है। हाँ जी, नेक्स्ट। कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है? पहला कथन है आई लव मैंगो, ईला मैंगी। आई लव मैंगो को कोड किया ईला मैंगी। क्या बता सकते हो कि जो मैंगो की कोडिंग है वो क्या है? सर नहीं बता सकते। मैंगो की कोडिंग ई भी हो सकती है, ला भी हो सकती है, मैंगी भी हो सकती है। तो पहले कथन से हम नहीं बता सकते कि व्हाट इज द कोड फॉर मैंगो। पहले कथन से हम नहीं बता सकते व्हाट इज द कोड फॉर मैंगो। रुचि का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। रुचि का 6 दिन पहले संचित का जन्म हुआ था। उस ईयर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मतलब संडे को था। तो संचित का जन्म किस दिन हुआ? अरे बाबू, अगर 15 अगस्त 1999 को संडे है तो तुम 4 अक्टूबर 1999 का दिन निकाल लो। 4 अक्टूबर 1999, 4 अक्टूबर 1999 का दिन निकल आएगा, उस दिन हुई है रुचि पैदा। अच्छा, रुचि से 6 दिन पहले संचित हुआ, तो जो कैलेंडर में पहले पैदा हो रहा है ना, तो डेट के हिसाब से हम आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जो रुचि का बर्थडे निकलेगा, जो दिन निकलेगा, उस दिन में -6 कर देना। डेट में -6 मत करो, दिन में -6 कर देना। पूछो क्यों?
देखो अगर मैं पूछूं कि 15 अक्टूबर एक डेट है, इसमें 6 दिन माइनस कर दो, तो तुम फटाफट से माइनस कर दोगे। 15 माइनस का 6 9 अक्टूबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर में माइनस 6 करो, तो यहां दिक्कत है। यहां माइनस 6 करने में दिक्कत है, तो यहां जो माइनस 6 करोगे वो दिन में करोगे, दिन में। जैसे मान लो 3 अक्टूबर का मंडे है, मंडे है, तो इससे 6 दिन पहले क्या होगा, माइनस 6 का मतलब प्लस 1, इससे 6 दिन पहले ट्यूसडे होगा। यहां तो तुम डेट से काम चला सकते हो, लेकिन यहां पर तुम डेट से काम मत चलाओ, क्योंकि 3 में माइनस करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, जब महीना चेंज हो जाता है। तो इट्स बेटर कि वहां दिन पता करो, दिन में माइनस 6 कर दो। ठीक है। पता नहीं आज क्या हो गया, कैलेंडर का घुट पी कर आए हो क्या सारे बच्चे। तो आई लव मैंगो को ईला मैंगी के रूप में लिखा गया। तो मैंगो की कोडिंग क्या होगी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते पहले कथन से। आई लव ऑरेंज को ईला ऑरेंज में चेंज किया गया, यहां पे तो मैंगो ही वर्ड नहीं है, तो पहले अकेला कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पहला दूसरा अकेला कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्या इन दोनों कथनों को जोड़कर हम आंसर दे सकते हैं, ये बताओ। सर बिल्कुल दे सकते हैं। आई लव हटा दो लेफ्ट हैंड साइड से, ईला ईला हटा दो राइट हैंड साइड से, तो हमें पता चल गया कि ये जो मैंगो वर्ड है ये मैंगी में बदलेगा। तो ये पता कैसे चला, जब कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है ना। बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन टी। ये बताओ टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं, टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं। पहला कथन है पी इज टॉलर देन क्यू, पी क्यू से लंबा है। हु वाज ओनली शॉर्टर देन पी एंड टी। हु वर्ड किसके लिए है, पी के लिए। हु वर्ड किसके लिए, क्यू के लिए। क्यू इज ओनली शॉर्टर देन पी एंड टी। ये जो क्यू है ना, ये सिर्फ 2 व्यक्ति से छोटा है, पी और टी से। ये सिर्फ 2 व्यक्ति से छोटा है, पी और टी से, बाकी सबसे बड़ा है। यानी कि 1 2 3 4 5, यहां पे 5 लोग हैं, यहां पे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला कथन हमें कहता है कि जो क्यू है सिर्फ वो 2 व्यक्ति से छोटा है, 1 और 2, पी और टी से, और बाकी सबसे लंबा है। और ये कौन है, ये है पी और टी। तो अकेला पहला कथन पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं। टी से लंबा एक भी हो सकता है, 0, हमें पता ही नहीं चलेगा। अब दूसरा, आर इज शॉर्टर देन पी, आर पी से छोटा है। हु, पी वर्ड किसके लिए है, हु वर्ड किसके लिए, पी के लिए। पी वाज शॉर्टर देन टी, पी किससे छोटा है, पी छोटा है टी से। तो केवल अकेला दूसरा कथन नहीं है। अब दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमें पता चल गया टी ऊपर है पी से, टी ऊपर है पी से, है ना। हमें ये चीज पता चल गई। अब आप बताओ क्या दोनों को जोड़कर हम ये बता सकते हैं कि टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं। सर टी से लंबा कोई नहीं है, ये बात हमें दोनों से पता चल गई। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, आर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, हिंदी में क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ये मैं सोच रहा कि इसी की हिंदी है ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे एस का जिक्र, अबे तो हमें क्या लेना देना, हमसे पूछा टी से लंबे कितने हैं। टी से लंबे कोई नहीं है, क्योंकि टी सबसे लंबा है, हमें पता चल गया। भाई दोनों कथनों को जोड़कर हमें पता चल गया ना टी सबसे लंबा है, तो एस का जिक्र हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी तो दोनों से ही लंबा है। बनाओ फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को। ये बताओ गन को कोड किया मैंने हंस से, है ना, टन को कोड किया मैंने अन से। इसका मतलब क्या है, सिर्फ पहले लेटर में +1 कर रहे हैं, पहले लेटर में +1 कर रहे हैं, बाकी किसी में कुछ नहीं कर रहे। यानी कि इससे हम ये बता सकते हैं कि सन की कोडिंग क्या होगी, पहले लेटर में +1 कर दो टन, तो सन की कोडिंग टन होगी। पहले कथन से हमें पता चल गया, पहले कथन से हमें पता चल गया। अब आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट में, सन पूर्व में उदय होता है। बेटा सन पूर्व में उदय होता है, इससे सन की कोडिंग थोड़ी पता चलेगी हमें, तो दूसरे की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया केवल कथन पहला पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब इंग्लिश में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इंग्लिश में। ठीक है भाई, हिंदी में तो केवल पहला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमसे पूछा था व्हाट इज द कोड फॉर सन, तो सन की कोडिंग पहले स्टेटमेंट से पता चल गई, सेकंड की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड अकेला कथन प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखूं, ए बी सी डी ई आर लिविंग इन अ बिल्डिंग, द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1, इट्स अबव 2, इट्स अबव 3, इट्स अबव 4 5, मतलब 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, 5 4 3 2 1। हमसे क्या पूछा है ना, क्या पूछा है, ऑन विच फ्लोर डज सी लिव, सी किस बिल्डिंग पे रहता है, सी किस फ्लोर पे रहता है, ये हमसे पूछा है। अब देखो पहले कथन का यूज करके देखो, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि सी किस फ्लोर पे रहता है। ए लिव्स ऑन द वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी, हु लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर, हु वर्ड डी के लिए है, डी टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, डी टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, और डी से नीचे ए कहीं भी रहता है। अब ये बताओ क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से आप ये बता सकते हैं कि सी किस फ्लोर पे रहता है। सर पहले स्टेटमेंट से हम ये नहीं बता सकते सी किस फ्लोर पे रहता है, पहले स्टेटमेंट से हम बता ही नहीं सकते। अब हम सेकंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे, फिर से 5 फ्लोर हम बना लेते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ई लिव्स 2 फ्लोर अबव सी, ई सी से 2 फ्लोर ऊपर है, और सी हुवर्ड किसके लिए, सी के लिए, सी नीदर लिव्स इन द थर्ड नॉर सेकंड फ्लोर। बेटा जो ई है ना वो सी से 2 फ्लोर ऊपर है। अब सी 5 नंबर पर नहीं रह सकता क्योंकि इससे 2 फ्लोर ऊपर कुछ नहीं है, सी 4 नंबर पर नहीं रह सकता, इससे 2 फ्लोर ऊपर है ही नहीं कुछ, सी 2 और 3 पर रहता नहीं है, क्वेश्चन ने मना किया है कि सी 2 और 3 पर नहीं रहेगा, तो सी डेफिनेटली फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो पहले स्टेटमेंट से तो आंसर हम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अकेले दूसरे कथन से हमें पता चल गया कि सी किस फ्लोर पर रहता है, और हमसे यही पूछा था कि सी किस फ्लोर पर रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हेन ओनली सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल अलोन फर्स्ट नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब अकेला केवल दूसरा कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि अकेला पहला कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मेंस में आए हैं इस बार डेटा सफिशिएंसी के ये वाले क्वेश्चन इस बार मेंस में आए, ये वाले जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की फॉर्म में है, इस बार यही डेटा सफिशिएंसी मेंस में पूछी गई है, और हर सेट में ये वाले 2 क्वेश्चन थे, ऐसे 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, समझ गए? हाँ जी, चलिए
ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन लगाओ, सेट वाइज क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी है ना, आपको सुविधा किसमें है यार, आप अपने हिसाब से चलोगे, मेरे हिसाब से। अब कल को पूछना सर मैं 3 रोटी खाऊं दिन में या 4 रोटी खाऊं, अरे वो आपकी भूख है ना कि आपको कितनी रोटी खानी है, हैं? क्यों भाई, आप कंफर्ट किसमें है उस हिसाब से चलो। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। इंग्लिश वाले क्वेश्चन के पास ऑप्शन इस बार तो बेटा हिंदी में भी ऑप्शन नहीं है, अब आप इस बार दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन खुद बनाना। दोनों क्वेश्चन का कौन कौन सा ऑप्शन बनेगा आप खुद बनाना, खुद कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बनाओ फटाफट से। चलिए साहब, अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम हिंदी वाला क्वेश्चन बनाएंगे। पंक्ति में लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आर पंक्ति में बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, आर पंक्ति में बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, वाई पंक्ति में दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, वाई पंक्ति में दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आर पंक्ति में बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, वाई पंक्ति में दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। आर और वाई आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो आर का स्थान बाएं छोर से 20वां हो जाता है। देखो पोजीशन चेंज करने पर अगर पोजीशन बढ़ रही है तो ये वाला केस है। आर जैसे ही वाई की जगह पहुंचा है ना, वाई आर की जगह आया, तब आर जो 18वें स्थान पर था वो 20वें स्थान पर आ गया, ये वाला केस गलत कर दो। क्या बता सकते हो पंक्ति में टोटल कितने पर्सन है? सर बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 और 11 31, तो टोटल पर्सन हो गए 30। तो पहले कथन से हम बता सकते हैं पंक्ति में कितने हैं। अच्छा पंक्ति में कुल, अच्छा हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो पता चल गया, हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो पता चल गया, लेकिन हमें लड़के और लड़कों की संख्या पता नहीं चली, तो यानी कि गलत। पंक्ति में कुल 43 विद्यार्थी और सभी का मुख समान दिशा में है, इसमें भी लड़के और लड़कों की संख्या पता नहीं चल रही, तो दोनों कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ बॉयज और गर्ल पूछ रहा है, हम बॉयज और गर्ल कितने ये नहीं बता सकते। Who is the highest among the A, B, C, D, E? D is heavier than C, D is heavier than C and lighter than A. ठीक है, D C से तो हैवी है लेकिन A से हल्का है, लेकिन B और E का कोई कुछ पता नहीं है, तो B और E को हटा दो। B is heavier than only C, B केवल और केवल B is heavier than only E, B केवल और केवल E से भारी है, बाकी सबसे हल्का है, बाकी सबसे हल्का है, तो अकेला दूसरा कथन भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो डेफिनेटली है ना, अगर इसको जोड़ दें तो ये आ जाएगा A D C, क्योंकि बी केवल और केवल ई से भारी है, बाकी सबसे हल्का है, तो सबसे भारी कौन? ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इंग्लिश वाले में आप बता सकते हो दोनों को मिलाकर आंसर क्या आएगा, हिंदी वाले में नहीं बता सकते, इंग्लिश वाले में बता सकते हो। करो इन दोनों क्वेश्चन को। नहीं पता। बी इज हैवियर देन ओनली सी, बी इज हैवियर देन ओनली ई, बी केवल और केवल ई से भारी है, बी 1 2 3 4 5, बी केवल और केवल ई से भारी है, बाकी सबसे हल्का है, तो ओनली सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। केवल दूसरा कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सबसे हल्का कौन है, केवल दूसरा कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए, है ना, कि सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का ई है। और ये बात हमें कैसे पता चली? सेकंड स्टेटमेंट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब दूसरे कथन का आंकड़े पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि पहले कथन के आंकड़े पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे हल्का पूछा था, जो सबसे हल्का दूसरे स्टेटमेंट से पता चल गया। चलो मैं अब आपको इस बार वाला क्वेश्चन करा रहा हूं जो इस बार आया था, हाँ मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था डेटा सफिशिएंसी के, वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आया था। देखो मेंस में जो क्वेश्चन आया था हमारा, वो क्वेश्चन इस तरीके से आया था, सीजीएल मेंस 2022। ठीक है, क्वेश्चन ये था, 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं जो 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 6 व्यक्ति 2 समानांतर 6 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, पहली पंक्ति में जे के एल उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, दूसरी पंक्ति में एफ जी एच दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। फर्स्ट रो है जिनका फेसिंग नॉर्थ में है, सेकंड रो है जिनका फेस साउथ में है।
जो नॉर्थ में है वो है JKL, जो साउथ में है वो है FGH। ठीक है, तो हमसे पूछा है हु इज जी के समक्ष कौन बैठा है, जी के समक्ष कौन बैठा है, जी के समक्ष कौन बैठा है, ये हमसे पूछा है। सर सीटिंग अरेंजमेंट का 22वां क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उस वीडियो को भी काफी बार देख लिया, प्लीज क्वेश्चन को, अरे यार तुम कहां किस क्वेश्चन पे पहुंच गए, तुम 22वें क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन था 22वां, चलो अभी मैं देखता हूं, पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ जी, हाँ हाँ पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। जी के समक्ष कौन बैठा है, समक्ष का मतलब यहां पे रहता है जी के सामने कौन बैठा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू जी, हु इज सिटिंग अपोजिट टू जी। अब पहला कथन क्या दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है एच का मुख, एच का मुख के की ओर है, एच का मुख के की ओर है, ठीक है, और एल का मुख, एल का मुख एच के निकट पड़ोसी की ओर है, एच के निकट पड़ोसी की ओर है। ठीक है, हाँ जी, एच इज फेसिंग के, एल इज फेसिंग टू वन हु इज एडजेसेंट टू एच, हु इज एडजेसेंट टू एच। हाँ जी, सेकेंड स्टेटमेंट लिखो, जी, जी पंक्ति में, जी पंक्ति के, जी पंक्ति के किसी एक, जी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर है, जे एल के ठीक बाईं ओर है, जे एल के ठीक बाईं ओर है। ठीक है जी, हाँ जी, जी इज एट वन एंड, ठीक है, जे इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ, जे इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एल। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ जी, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, क्या मतलब है प्री क्लियर करने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं, प्लीज रिप्लाई। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि प्री क्लियर करना है, 200 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में प्री क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, तो तुम 100 नंबर से ज्यादा नहीं लाओगे 200 में से। अरे आपको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अगर आप प्री में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो मेंस में कहां से दोगे। आप तो प्री को फाइनल एग्जाम मान के चलो और अपना बेस्ट दो। पूछो क्यों, क्योंकि जो गलतियां तुमसे होंगी ना वो आपको मेंस में सुधारने का मौका मिल जाएगा। आप प्री को ही अपना फाइनल एग्जाम मानो कि यही हमारा फाइनल एग्जाम है, और उसको ऐसे फाइनल एग्जाम मान के दो आप प्री को, और जो गलतियां होंगी वो आप उसमें सुधार लेना। ठीक है, हाँ जी, मेंस में तो आपको दूसरा मौका मिल जाएगा, दूसरा जीवन दान। अगर आप प्री को फाइनल मान के चलोगे तो मेंस में आपको दूसरा जीवन दान मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, ये इस साल का क्वेश्चन है जो 2 मार्च 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, तो आपको बताना है कि हु इज अपोजिट टू जी। ये पता लगाने के लिए मुझे किस कथन की आवश्यकता है, मुझे पहले कथन की आवश्यकता है, मुझे दूसरे कथन की आवश्यकता है, मुझे दोनों की आवश्यकता है, या दोनों में से किसी एक, या दोनों की ही जरूरत नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बेटा वो क्या है, एच का मुख के की ओर है, एच का जो मुख है वो किसकी ओर है, के की ओर है, के, जे के एल का फेस एच का